So, hello everyone. This is the next lecture, next pillar 3B, BOP currency exchange, Forex, SDR, NEER, nominal exchange rate and real exchange rate, purchasing power parity. Okay. Uh, since the schedule is कि हमें ये 24 अप्रैल तक खत्म करना है मृणाल का पूरा, we will try to complete it by 24 April or else by 25 to 26 it will be completed. So don't worry about the syllabus. I know we are lagging behind, but still we will complete it. Okay. So yeah, let's start with the pillar 3B. This table you can ignore, but one thing is important here. See the entry 1 to 4. Current account deficit, capital account surplus, error and commission, omissions and overall balance. देखिए ये वो ट्रांजेक्शन है जो बिना आरबीआई इसमें आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो ये वो ट्रांजेक्शन है जिनमें आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि दे रन इंडिपेंडेंटली, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और ये जो लास्ट की ट्रांजेक्शन है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन या फिर मॉनेटरी मूवमेंट इन आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये डिपेंडेंट है आरबीआई पे। ठीक है, ठीक है, ये डिपेंडेंट है आरबीआई पे, तो इसको हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। क्लियर। अब देख लीजिए नीचे यही चीज लिखी हुई है, 1 to 4 आर कॉल्ड ऑटोनॉमस बिकॉज दे अकर इंडिपेंडेंटली ऑन देयर ओन विदाउट आरबीआई इन्वॉल्वमेंट. But this entry 5 is called accommodating because RBI will do it based on whether we are having surplus or deficit due to previous 4 items so that RBI can accommodate net BOP to 0. यानी कि इन चारों एंट्रीज पे डिपेंड करता है कि फिफ्थ एक्शन क्या होगा। अगर ये डेफिसिट में है तो एक्शन उस हिसाब से लिया जाएगा, और अगर ये सरप्लस में है तो उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा सो दैट नेट बीओपी 0 में आ जाए। क्लियर। अगर ये माइनस में चल रहा है तो ये प्लस में करना पड़ेगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं बीओपी डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस बीओपी क्या होता है, बीओपी सरप्लस। देखो बीओपी डेफिसिट हो गया जब बैलेंस नेगेटिव में है, ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव में, ये 0 हो गया बैलेंस। सरप्लस हो गया जब पॉजिटिव हो गया। क्योंकि अब बैलेंस नेगेटिव है तो डेफिसिट को ऑफसेट करने के लिए रिजर्व में क्या चेंज नहीं है, पॉजिटिव का, इसमें 0, और इसमें क्या चाहिए, उल्टा नेगेटिव में। ठीक है। स्टरलाइजेशन क्या होता है, जब भी इकोनॉमी के अंदर बहुत मनी आ रखा है, बहुत मनी सप्लाई हो रखी है, तो उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचनी शुरू कर देता है और बदले में लोगों से पैसा लेना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं स्टरलाइजेशन। आरबीआई मस्ट ऑब्जॉर्व दैट एक्सेस रूपी करेंसी बैक। आरबीआई विल डू इट थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट इज सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू बाय बैक इंडियन रुपीस। ठीक है, स्टरलाइजेशन मनी कंट्रोल करने के लिए। मंडल फ्लेमिंग ट्राइलेमा, जिसमें 3 चीज का, ट्राइलेमा मतलब 3 होते हैं, 3 चीज आती है इसमें। ठीक है, तो इट इज अ थियोरी बाय इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट मुंडल एंड मार्कस फ्लेमिंग, 2 इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने मिलकर ये थियोरी दी है। ये बताते हैं कि ये 3 चीज ऐसी है जो साथ में कभी नहीं हो सकती, या तो ये दोनों होगी, या ये दोनों होगी, या ये दोनों होगी, बट साथ में तीनों चीजें कभी पॉसिबल नहीं है। कौन कौन सी तीनों चीजें, कि कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी बोले आप, ये हमारा कैसे रहे, कीपिंग द कैपिटल अकाउंट ओपन, रिलैक्स कैपिटल अकाउंट, कन्वर्टेबिलिटी टू बूस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करके रखना, कीपिंग द एक्सचेंज रेट स्टेबल, कीपिंग द मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट। तो 3 ट्राइलेमा में क्या आ गया आपका, कैपिटल अकाउंट रिलैक्स, एक्सचेंज रेट स्टेबल और मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, सोली फोकसिंग ऑन इन्फ्लेशन। तो तीनों चीजें साथ में अचीव नहीं हो सकती, या तो आप कैपिटल अकाउंट स्टेबल रख पाओगे तो उसके साथ आप एक्सचेंज रेट स्टेबल रख पाओगे, बट मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं कंट्रोल कर पाओगे, या तो आप मॉनेटरी पॉलिसी और कैपिटल अकाउंट को कर पाओगे तो एक्सचेंज रेट नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से ट्राइलेमा चलता है। ठीक है, तो इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 में जो आया था, आपको पता भी होगा। नाउ डेज इंडिया यूजुअली हैज डेफिसिट। आज के टाइम पे आपको पता है इंडिया के करंट अकाउंट में डेफिसिट रहता है, क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, बट यूजुअली सफिशिएंट सरप्लस होता है हमारे कैपिटल अकाउंट में। किस वजह से, एफडीआई और एफपीआई की वजह से, जो ऑफसेट कर देता है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, करंट अकाउंट में हमारे वैसे तो डेफिसिट रहता है क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, बट कैपिटल अकाउंट में सरप्लस रहता है ड्यू टू एफडीआई एंड एफपीआई, तो वो ऑफसेट कर देता है समहाउ करंट अकाउंट डेफिसिट को। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जब क्रेडिट यानी कि रिसिप्ट और इनकम मनी इक्वल से डेबिट यानी कि पेमेंट और आउटगोइंग मनी से, तो बीओपी आपको पता है 0 होगा। जितना आया उतना ही चला गया, तो बीओपी कितना रहेगा, 0 रहेगा। अगर ऐसा नहीं है, भाई मान लीजिए ज्यादा आ रहा है, कम जा रहा है, या कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो डिसइक्विलिब्रियम रहेगा, यानी कि जब बीओपी का बैलेंस
जीरो नहीं रहेगा तब डिसिक्विलिब्रियम रहेगा। डिसिक्विलिब्रियम कौन कौन से तरीके के होते हैं? डेवलपमेंट डिसिक्विलिब्रियम। डेवलपमेंट डिसिक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? देखो पुअर नेशंस कोई भी है तो वो लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं ग्रेन्स मेडिसिन, क्योंकि उन लोगों की कंडीशन खराब होती है। तो जिस वजह से उन कंट्रीज में बीओपी कैसा रहता है? काफी एडवर्स रहता है, काफी खराब रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि वो भी डेवलपमेंट फेज में है, डेवलप्ड होने की कोशिश कर रहे हैं और काफी अंडर डेवलप्ड है, इस वजह से उनका बीओपी कैसा रहेगा? एडवर्स रहेगा। ठीक है, सेक्युलर और लॉन्ग टर्म डिसिक्विलिब्रियम। न्यूबॉर्न नेशन है, यूजुअली नए कोई नई कंट्रीज होती है तो वो यूजुअली क्या होती है? थोड़ी पुअर होती है, बैकवर्ड होती है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज वगैरह वहाँ इतनी अच्छी नहीं होती। उस वजह से वो लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं चीजें, क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें उनकी कंट्रीज में होती ही नहीं है। इस वजह से वो सेक्युलर और लॉन्ग टर्म डिसिक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक डिसिक्विलिब्रियम रहता है। कंज्यूमरिज्म एंड डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? अब रिच इंडियंस क्या करते हैं? कॉपी करने की कोशिश करते हैं वेस्टर्न वाले लाइफस्टाइल को। उस वजह से वो लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें, अलग अलग चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उस वजह से भी डेफिसिट रहता है, क्योंकि कई लोग बाहर के परफ्यूम्स पसंद है, कई लोगों को बाहर के लिकर पसंद है, तो बाहर से चीजें आ रही है क्योंकि कंज्यूमरिज्म है। उस वजह से क्या हो रहा है? डिसिक्लिब्रियम आ रहा है, इम्पोर्ट ज्यादा हो रहे हो उस वजह से। ठीक है, स्ट्रक्चर डिसिक्लिब्रियम क्या होता है? जैसे ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है या टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस है, तो स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो रहा है? डिसिक्लिब्रियम आ रहा है इकोनॉमी के अंदर। साइक्लिकल डिसिक्लिब्रियम क्या हो गया? जब दो कंट्रीज में भी पासिंग थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। मान लीजिए एक कंट्री बूम में है, दूसरी कंट्री रिसेशन में है, तो दोनों के बीच में डिसिक्लिब्रियम रहेगा, यहाँ सरप्लस रहेगा तो यहाँ डेफिसिट रहेगा, तो साइक्लिकल डिसिक्लिब्रियम है। ठीक है, आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व। दी फॉरेक्स रिजर्व कंपोनेंट, फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या क्या चीजें आती है? फॉरेन करेंसी एसेट्स, जिसके अंदर फॉरेन करेंसीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, गोल्ड, रिजर्व ट्रांसपोजिशन इन द आईएमएफ, जिसको हम गोल्ड ट्रांस प्लस एसडीआर ऑफ आईएमएफ भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट है आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व का कंपोनेंट क्या क्या है, जो कि ये मेंशन है। ठीक है, लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व किसका है? चाइना का है, $3 ट्रिलियन, देन जापान, देन स्विट्जरलैंड। इंडिया सिक्स्थ में आता है एज ऑफ नवंबर 2022। आप लेटेस्ट डेटा अपडेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कितना है। दिस इज योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट आता है कुछ फैक्टर वेरिएबल। हम देखेंगे फॉरेक्स रिजर्व कब ऊपर जाता है और फॉरेक्स रिजर्व कब नीचे जाता है। मान लीजिए बीओपी के अंदर अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन हो रही है। बीओपी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन के केस में क्या हो रहा है? इन दिस सिचुएशन, अब फॉरेक्स रिजर्व कब ऊपर जाएगा बीओपी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन के केस में? उस सिचुएशन में जब आरबीआई डॉलर खरीद रहा है, जिससे कि नेट बीओपी कितना रहे? जीरो मेंटेन हो पाए। एग्जाम्पल, जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों ही सरप्लस में है, तो फॉरेक्स रिजर्व अब कब जाएगा बीओपी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन में? जब आरबीआई क्या कर रहा है? डॉलर परचेज कर रहा है। डाउन कब जाएगा? जब सेल कर रहा है और दोनों की दोनों चीजें डेफिसिट में है, बहुत ज्यादा ही। आरबीआई इंटरवीन कब करेगा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने के लिए? जब आरबीआई को डॉलर खरीदने टू कीप रुपीज स्टेबल, और आरबीआई जब सेल कर रहा है डॉलर्स टू कीप रुपीज स्टेबल। जब आरबीआई डॉलर्स को बेच रहा है तो फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है, फॉरेक्स कम होने लग जाएंगे ना। तो इस तरीके से आरबीआई इंटरवीन करते हैं। वैल्यूएशन इफेक्ट के केस में भी यही है, अगर मार्केट वैल्यू फॉरेक्स एसेट्स की बढ़ रही है तो आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप ज्यादा फॉरेक्स रखना शुरू कर दोगे, तो ये वैल्यूएशन के हिसाब से हो गया। उल्टे केस में क्या हो जाएगा? उल्टा, जब वैल्यूएशन कम हो रही है। ठीक है, इंडिकेटर्स टू फाइंड फॉरेक्स एडिक्वेसी एज पर आईएमएफ। ठीक है, कौन कौन से इंडिकेटर्स है? रेशियो ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व टू इम्पोर्ट्स। आरबीआई एसएस तारापुर कमिटी आई, इन्होंने बोला कि इट शुड बी लार्ज इनफ टू पे फॉर 6 मंथ इम्पोर्ट, कि हर एक कंट्री का ये जो फॉरेक्स रिजर्व है इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो 6 महीने के जो इम्पोर्ट करते हैं उसका पैसा उनके पास, इतना पैसा तो रहे कि वो 6 महीने का इम्पोर्ट मतलब मैनेज कर पाए, इतना पैसा उनके पास ऑलरेडी हो। तो ये किस कमिटी ने बताया? एसएस तारापुर कमिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है रेशियो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट। तो आईएमएफ गिडोटी ग्रीन स्पैन रूल क्या कहता है? इट शुड बी लार्ज इनफ टू कवर शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट ऑफ अप टू 1 ईयर टेन्योर। 1 साल तक के टेन्योर डेट को मीट कर सके, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है करेंसी एक्सचेंज रेट। देखिए वीकर कब होता है रूपी? अगर रूपी वीकर है तो डॉलर स्ट्रॉन्गर होगा, जैसे कि 60 रुपीज से 80 हो गया, तो यानी कि इंडियन करेंसी क्या हो गई? वीक हो गई, और डॉलर क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्गर रूपी और वीकर डॉलर कब कहेंगे? जब 60 से 40 हो गया, तो यानी कि रूपी तो स्ट्रॉन्गर है अभी भी। ठीक है, रूपी तो स्ट्रॉन्गर है, बट डॉलर क्या हो गया? वीक हो गया। क्लियर? तो जब हम एक करेंसी की प्राइस को दूसरी टर्म्स की करेंसी में बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट।
नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर हम इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो इसको हम नॉमिनल भी बोल सकते हैं। वहीं अगर हम इसके अंदर एक्सचेंज और इन्फ्लेशन रेट और परचेजिंग पावर को ध्यान में रखते हुए जो एक्सचेंज रेट निकल के आता है उसको बोल देते हैं हम रियल एक्सचेंज रेट। क्लियर? द प्लेस वेयर करेंसीज आर एक्सचेंज, जिस जगह पे करेंसी एक्सचेंज की जाती है उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्लियर? और उनके डीलर्स को क्या बोल दिया जाता है? फॉरेक्स डीलर्स, एडी, अथवा ऑथराइज डीलर्स। जो डील करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उनको क्या बोल देते हैं? ऑथराइज डीलर्स। दे कैन बी बैंक्स, नॉन बैंक्स। इनको रजिस्टर कराना होता है आरबीआई के अंडर, अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फेमा के अंदर रजिस्टर कराना होता है, आरबीआई के अंडर जो आता है फॉर डीलिंग विद फॉरेक्स मार्केट। क्लियर? अब हम बात करते हैं कुछ एक्सचेंज रेट थ्योरी, जैसे कि आपको पता भी होगी फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग, जिसको हम रोटी फ्लोटिंग भी कहते हैं, और एक फ्लोटिंग होता है। तो एक्सचेंज रेट थ्योरी क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद फॉरेन करेंसीज। अब कौन डिसाइड करता है एक्सचेंज रेट? फिक्स के अंदर सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है, फ्लेक्सिबल के अंदर मार्केट डिसाइड करती है, यानी कि डिमांड सप्लाई डिसाइड करता है, और मैनेज के अंदर क्या होता है? मार्केट भी डिसाइड करेगी, बट अगर बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होगी तो बैंक इंटरवीन कर देगी, यानी कि दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, रुपी स्ट्रेंथन अगर होता है, जैसे मतलब 60 से 40 हो गया, तो फिक्स्ड के अंदर इसको रिवैल्यूएशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। इसके अंदर इसको एप्रिसिएशन कहेंगे और इसके अंदर भी इसको एप्रिसिएशन कहेंगे। अगर रुपी वीक हो गया तो डिवैल्यूएशन, और इधर क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। चैलेंजेस यही है कि अगर इसमें क्या होता है, चैलेंजेस आरबीआई को मेंटेन करके रखना पड़ता है बहुत सारा फॉरेक्स, क्योंकि आप फिक्स मेंटेन करके रखनी पड़ती है एक्सचेंज रेट। फिक्स तभी हो पाएगा जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी ज्यादा आरबीआई ने मेंटेन कर रखा हो, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा। बट इन दोनों के अंदर क्या चैलेंजेस है? मैनेज फ्लोटिंग और फ्लोटिंग है अंदर, करेंसी स्पेकुलेशन होने के बहुत चांसेस है, इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन नेशंस यानी कि फेड टेपरिंग आप कह सकते हैं, करेंसी मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, एग्जांपल चाइना के केस में। ठीक है, अब करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है अगर हम डिटेल में देखें, तो करेंसी मैनिपुलेशन जब होता है जब सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? डॉलर खरीदे जा रहा है, डॉलर क्या कर रहा है? बाय करे जा रहा है, टू क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी। मतलब सेंट्रल बैंक ने क्या करा? डॉलर्स को खुद खरीद रहा है और खुद के पास रख रहा है, एक स्कैर्सिटी क्रिएट करने की डॉलर की फॉरेन मार्केट के अंदर। तो डॉलर की जब स्कैर्सिटी होगी तो डॉलर महंगा हो जाएगा, और डॉलर महंगा हो जाएगा तो लोकल करेंसी वीक हो जाएगी, और उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो करेंसी मैनिपुलेट करना, तो ये सब चीजें इसमें काफी ज्यादा हो जाती है फिक्स्ड और फ्लोटिंग के अंदर, फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग के अंदर। ठीक है, अब होता है हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी क्या होता है? देखिए, वॉलेटिलिटी इन करेंसी एक्सचेंज रेट। हार्ड करेंसी के अंदर लो वॉलेटिलिटी होती है, ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, बट सॉफ्ट के अंदर क्या होता है? वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और स्टेबिलिटी भी बहुत कम है। एग्जाम्पल, हार्ड करेंसी क्या है जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है? जैसे आपको पता है डॉलर, पाउंड, यूरो, क्योंकि ये करेंसी किन की है? डेवलप्ड कंट्रीज की करेंसी है। बट वहीं अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट करेंसी जिसके अंदर स्टेबिलिटी कम है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, गरीब कंट्रीज जो होती है, पुअर कंट्रीज जो होती है, लाइक अफ्रीका और एशिया, ये ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है, इनके अंदर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, तो ये हमारी सॉफ्ट करेंसी होती है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉफ्ट करेंसी को इफेक्ट करते हैं? भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से सॉफ्ट करेंसी इतनी इफेक्ट होती है? कस्टमर्स की इनकम को लेके, डिमांड सप्लाई, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज, स्पेकुलेशन, ये सारी चीजें इस वजह से सॉफ्ट करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है करेंसी एक्सचेंज रेट इन इंडिया। करेंसी एक्सचेंज रेट इन इंडिया में अगर मैं बात करूं, 1946 ऑनवर्ड से ब्रेटन वुड सिस्टम आया था, आपको पता है, आईएमएफ सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट का, जहां पे डॉलर रुपी की प्राइस फिक्स कर दी गई थी, पैक कर दी गई थी अगेंस्ट डॉलर, और डॉलर की प्राइस भी फिक्स कर दी गई थी अगेंस्ट गोल्ड। पता ही होगा आपको ब्रेटन वुड सिस्टम, जिसमें फिक्स कर दी थी प्राइस, पैक्ड कर दी थी डॉलर के अगेंस्ट, और डॉलर की प्राइस गोल्ड के हिसाब से पैक कर दी गई थी। इसलिए इंडिया के अंदर अडॉप्ट कर दिया गया था मिनिमम रिजर्व सिस्टम, दैट इज आरबीआई को मिनिमम रुपीज 400 करोड़ ऑफ फॉरेन करेंसी या सिक्योरिटी प्लस प्लस कुछ एक्स करोड़ वर्थ गोल्ड रखना पड़ता था टू मेंटेन दी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही था कि कितना मनी आरबीआई जनरेट कर सकता है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम यही था, हाउ विल करेंसी एक्सचेंज रेट बी डिसाइडेड। आईएमआर एसडीआर फॉर्मूला वेटेज रिफॉर्म्स 2022 किस तरीके से फॉर्मूला रिवाइज हुआ? देख लीजिए, यूएस डॉलर की लेटेस्ट वेटिंग कितनी हुई? 43.38, यूरो की इतनी, चाइनीज युआन, रेनमी, ठीक है, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग, टोटल मिला के 100% ये वेटिंग की गई, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। नेक्स्ट है आईएमएफ के गवर्नर्स। देखिए, आईएमएफ के अंदर अ मेंबर्स वोटिंग पावर डिपेंड ऑन हिज एसडीआर कोटा।
किस मेंबर की कितनी वोटिंग पावर है वो उसकी एसडीआर कोटा पे डिपेंड करता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स पे डिपेंड करता है। इंडिया के लिए दिस वोटिंग पावर इज एक्सरसाइज बाय इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर, जो एक्ट करता है एक्स ऑफिशियल गवर्नमेंट इन गवर्नर इन आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर क्या है, एक्स ऑफिशियल गवर्नर है। इंडिया की वोटिंग पावर किसके थ्रू एक्सरसाइज की जाती है, इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर। अगर फाइनेंस मिनिस्टर एबसेंट है तो आरबीआई गवर्नर वोट कर सकता है एज दी ऑल्टरनेट गवर्नर ड्यूरिंग द आईएमएफ मीटिंग। अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो आरबीआई का गवर्नर भी वोट कर सकता है। ठीक है। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है, प्रेजेंटली इंडिया हैज मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, आपको पता भी होगा इंडिया के अंदर मैनेज है जिसमें सेंट्रल बैंक का भी इंटरवेंशन होता है और मार्केट फोर्सेस के हिसाब से भी चलता है। ठीक है। वेयर इन करेंसी एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। हाउएवर ड्यूरिंग हाई लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी आरबीआई इंटरवीन करेगा टू सेल और बाय दी डॉलर्स और रुपी टू स्टेबलाइज दी एक्सचेंज रेट, जो मैंने बताया मैनेज का मतलब ये होता है। तो कन्वर्टिबिलिटी किसने बताई, एस तारापुर कमेटी 1997 में। उन्होंने यही सजेस्ट किया इंडिया को टू अलाउ द फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ओनली व्हेन द फंडामेंटल्स ऑफ आवर इकोनॉमी बिकम स्ट्रांग इनफ, कि अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब हमारी इकोनॉमी की जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक्स है, वो क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। तो अकाउंट फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। 2004 में लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम आई फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। एन इंडियन रेजिडेंट इंक्लूडिंग माइनर इज अलाउड टू टेक आउट अप टू $250,000 और इट्स इक्विवेलेंट इन अदर करेंसीज फ्रॉम इंडिया। ठीक है। ही may use it for either current account or capital account transaction as per his wish. Example, paying for college for a fees abroad, buying shares, bonds, properties, bank account abroad. तो इन सब चीजों के लिए यूज करा जा सकता है। कोई भी इंडियंस, कोई भी माइनर यूज कर सकता है, निकाल सकता है पैसा अप टू $250,000। ठीक है। करंट अकाउंट में यूज कर सकता है, करंट अकाउंट के लिए भी और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए भी, जैसा भी उनको चाहिए। तो ये 2004 में एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम आई हर साल के लिए। ठीक है। एफसीआरए एक्ट देखते हैं अब हम। इज इंडिया सेंडिंग मनी अब्रॉड फॉर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन? यस, फेमा एक्ट के अंदर, एलआरएस स्कीम के अंदर। इज फॉरेन मनी कमिंग टू इंडिया फॉर इंडियन एक्सपोर्ट अर्निंग पेमेंट, एफडीआई, एफपीआई एटसेट्रा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ईसीबी लोन्स? यस, फेमा एक्ट के अंदर। इज फॉरेन मनी कमिंग टू इंडिया फॉर मैटर्स अदर देन दिस, इसके अलावा के जो मैटर्स है जैसे कि इनवर्ड डोनेशन, इनवर्ड रेमिटेंस टू इंडिया? यस, एफसीआरए एक्ट के अंदर ये आता है। ठीक है। अब इंडिया के अंदर डॉलर सरप्लस इंडिया के अंदर कब होगा, इंडिया के अंदर डॉलर का सरप्लस कब होगा, जब यूएसए की क्वांट ईजनिंग आ रही हो, इजी पॉलिसी लग रही हो, आरबीआई की टाइट पॉलिसी हो, एफडीआई एफपीआई इनफ्लो हो रहा हो, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहे हो। इंडिया की जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारे डॉलर के सरप्लस आएंगे। इंडिया की इंपोर्ट कम हो रही हो, ऑयल गोल्ड प्राइस कम हो रही हो, करंट सरप्लस हो और पीस। ठीक है, लड़ाई वड़ाई ना हो। डॉलर की शॉर्टेज कब होगी, जब फेड टेपरिंग हो रही हो, आरबीआई की इजी पॉलिसी हो, भाई पैसा बहुत ज्यादा बाहर जा रहा हो, एफडीआई एफपीआई सब एग्जिट कर रहे हो, एक्सपोर्ट बहुत कम है, इंपोर्ट हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहे हैं और लड़ाइयां हो रही है दूसरी कंट्रीज के साथ, तो उस टाइम पे हमारे डॉलर बाहर जाने लग जाएंगे, तो जिस वजह से क्या होंगे, डॉलर डॉलर की शॉर्टेज होने लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है करेंसी एक्सचेंज रेट अट्रैक्टिंग डॉलर्स, वीआरआर एंड एफएआर। वीआरआर क्या होता है, वॉलेंट्री रिटेंशन रूट। एफएआर क्या होता है, फुली एक्सेसिबल रूट। ये सारे टेक्निकल रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, दोनों कौन, वीआरआर और एफएआर। ये टेक्निकल रूल्स हैं, सिस्टम है आरबीआई के, जिससे कि इनकरेज करें हम फॉरनर्स को कि वो इंडियन कंपनीज के बॉन्ड्स खरीद सके और इंडिया गवर्नमेंट के गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सके। तो वॉलेंट्री रिटेंशन रूट और फुली एक्सेसिबल रूट एक टेक्निकल रूल और सिस्टम है आरबीआई के, जिससे कि हम फॉरनर्स को इनकरेज कर सकते हैं कि वो इंडियन कंपनीज के बॉन्ड्स और इंडियन गवर्नमेंट के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर सकें। ठीक है। नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, पता भी होगा आप लोगों को। वोस्ट्रो अकाउंट एक वो अकाउंट है दैट डोमेस्टिक बैंक्स होल्ड फॉर फॉरेन बैंक्स। ठीक है। कोई भी डोमेस्टिक बैंक्स फॉरेन बैंक्स के लिए होल्ड कर रहे हैं इन द फॉर्मर्स डोमेस्टिक करेंसी, इन दिस केस द रुपी, यानी कि इंडियन करेंसी के अंदर। अगर मैं इंडिया की बात कर रही हूँ तो इंडियन बैंक्स फॉरेन बैंक्स के लिए अकाउंट मेंटेन करके रख रहे हैं, और किस करेंसी में ही, इंडियन करेंसी में ही कर रहे हैं। ठीक है, रुपी में ही कर रहे हैं। और नोस्ट्रो अकाउंट मीन्स क्या होता है, आर अकाउंट। ठीक है। तो नोस्ट्रो अकाउंट एक वो अकाउंट है जो बैंक होल्ड कर रहा है दूसरे बैंक में। इट अलाउ द कस्टमर टू डिपॉजिट द मनी इन द बैंक्स अकाउंट इन अनदर बैंक। क्लियर। इट इज ऑफन यूज्ड इफ अ बैंक हैज नो ब्रांच इन अ फॉरेन कंट्री। अगर कोई बैंक की फॉरेन कंट्री में ब्रांच नहीं तो तभी ज्यादातर यूज किया जाता है। क्लियर। इंटरनलाइजेशन क्या होता है, इंटरनलाइजेशन मीन्स इंक्रीजिंग द यूज ऑफ रूपी
increasing the use of rupee for current and capital account transaction and in foreign forex reserve of other nations. जब हम रुपी का ज्यादा यूज कर रहे हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए, चाहे करंट अकाउंट की हो, चाहे कैपिटल अकाउंट की हो, और चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने के केस में हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको, इंटरनलाइजेशन. युआन एज ग्लोबल करेंसी, 2015 में युआन को ऐड कर दिया गया था एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट बास्केट ऑफ करेंसी के अंदर. इंक्रीज हो गई थी कि युआन को भी एक ग्लोबल इकोनॉमी में एक्सेप्ट किया जाएगा जिस तरीके से डॉलर को किया जाता है. डॉलर द ग्लोबल करेंसी एंड डी डॉलराइजेशन. यूएस डॉलर आपको पता है एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, बट डी डॉलराइजेशन का अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी जिसमें कि डिक्रीज किया जाए डोमिनेशन ऑफ डॉलर इन दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में, कि हर जगह डॉलर का यूज ना हो और भी कंट्रीज की करेंसीज का यूज किया जाए ट्रांजेक्शन में करने के लिए. ठीक है, डी डॉलराइजेशन. क्वांटिटेटिव ईजिंग अभी हमने पीछे भी देखा था. क्वांटिटेटिव ईजिंग एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, एक फॉर्म है जिसमें सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, यूएस फेडरल रिजर्व से सिक्योरिटीज परचेज कर रही है ओपन मार्केट से. परचेज करने से जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और मनी सप्लाई बढ़ने लग जाएगी. तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए जब इंटरेस्ट रेट कम किया जा रहा है तो ये एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाती है बाय दी सेंट्रल बैंक, जिससे कि मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाए. बट फेड टेपरिंग क्या होता है, धीरे धीरे एसेट्स की क्या करना, कम होना. ग्रेजुअल स्लोइंग ऑफ द पेस ऑफ फेडरल रिजर्व लार्ज स्केल एसेट परचेज. ठीक है. नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर मनी. ये एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा क्या करा जा रहा है, प्रिंट किया जा रहा है और पब्लिक को बांटे जा रहा है जिससे कि इकोनॉमी को बचाया जा सके ड्यूरिंग अ रिसेशन, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में. और जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा जीरो हो जाए तो इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर मनी मतलब पैसा बहुत ज्यादा इन्फ्यूज किया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर, बहुत ज्यादा पैसा डाला जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है. इट इज द अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल विच इन्वॉल्व प्रिंटिंग लार्ज सम ऑफ मनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पब्लिक टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ रिसेशन, दैट इज डिक्लाइन इन द जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी और when interest rate is falling to zero. ठीक है. जीरो इंटरेस्ट रेट रिजाइम, इट इज अ मेथड ऑफ स्टिमुलेटिंग ग्रोथ व्हाइल कीपिंग इंटरेस्ट रेट क्लोज टू जीरो. ये एक वो मेथड है जिसमें हम ग्रोथ को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं व्हाइल मेंटेनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो. क्लियर क्लियर. नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज रेट है जिसमें एक कंट्री की करेंसी एक्सचेंज की जा रही है फॉर अ बास्केट ऑफ मल्टीपल फॉरेन करेंसीज बिना इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें. बट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इन रिलेशन टू एन इंडेक्स इन बास्केट ऑफ अदर मेजर करेंसीज के केस में. ठीक है, अदर मेजर करेंसीज, और ये हो गया इन द बास्केट ऑफ मल्टीपल फॉरेन करेंसीज. परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है, पैरिटी क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो कंपेयर करते हैं दो कंट्रीज की एक्सचेंज रेट. ठीक है, थ्रू देयर परचेसिंग, मतलब एक ही प्रोडक्ट हम चेक कर रहे हैं इस कंट्री की करेंसीज में और इस कंट्री की करेंसीज में. ठीक है, दोनों कंट्रीज की करेंसी में उसकी प्राइस को कंपेयर करना. फिर ट्राई टू कंपेयर टू करेंसीज एक्सचेंज रेट थ्रू देयर परचेसिंग पावर इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज. बिग मैक इंडेक्स क्या होता है, एक इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, इनफॉर्मल इंडेक्स है. एक इकोनॉमिस्ट मैगजीन इनफॉर्मल इंडेक्स है जो मेजर करता है पीपीपी एक्सचेंज रेट यूजिंग द प्राइस ऑफ वन मैकडोनल्ड बर्गर इन यूएसए वर्सेस द रिस्पेक्टिव कंट्री, कि एक मैकडी का बर्गर एक कंट्री यूएसए में कितना है बाकी कंट्रीज में कितना है उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना. ट्विन डेफिसिट क्या होता है, एक वो टर्म है जिसमें जो क्या बताता है कि जब करंट अकाउंट भी डेफिसिट में है प्लस फिजिकल डेफिसिट भी काफी ज्यादा हाई है, तो दोनों डेफिसिट काफी जब हाई होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं ट्विन डेफिसिट. ठीक है, तो ये आपका पिलर कंप्लीट होता है. अगला पिलर हम शुरू करेंगे पिलर 3C, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.